शनिवार को तेलंगाना और राजस्थान को पीएम देंगे 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा। तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। रायपुर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में भूपेश बघेल सरकार पर बरसे पीएम। कहा राज्य में हुआ हजारों करोड़ों रुपए का शराब घोटाला, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा वो करप्शन की पाठशाला एटीएम की तरह करती है छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल। विपक्षी एकता पर भी किया प्रहार। कहा जिनके दामन दागदार हैं वो एक साथ आने की कर रहे हैं कोशिश। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दिए विकास के तोहफे। 7,500 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कोरबा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बॉटलिंग प्लांट को किया समर्पित। ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में विकास और सुविधा की एक नई यात्रा का प्रतीक। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी लीला चित्र मंदिर का भी किया दौरा। कहा गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मंदिर। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का भी किया शुभारंभ। ट्रेन की बोगी में जाकर देखी सुविधाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिया तोहफा। 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा पिछले 9 सालों में सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया काम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में लगा गुजरात हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की राहुल की पुनर्विचार याचिका। कहा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित। दोष सिद्धि न्याय संगत हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने बोला राहुल पर हमला। कहा अपमानित करना राहुल की फितरत। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए की प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा। राजस्थान में प्रहलाद जोशी और तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर होंगे प्रभारी। छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर प्रभारी और मनसुख मांडविया सह प्रभारी, तो मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री शनिवार को तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और दोनों राज्यों को 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, तो बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर होंगे। राजस्थान यात्रा के दौरान बीकानेर में भी 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 6 लेन वाले अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। राजस्थान में इसकी लंबाई 500 किलोमीटर की है। ये हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली गांव से जालौर जिले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है। इसका निर्माण लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। देश के सबसे बड़े नेता आते हैं तो तैयारी स्वतः ही हो जाती है और इस बात को लेकर लोगों में जोश भी है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कॉरिडोर की सौगात 25,000 करोड़ से ज्यादा की आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन और इस इलाके को बड़ी सौगात है। वहीं एक हरित ऊर्जा गलियारा जो कि 10,950 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। ये लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा। इसके अलावा बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले एक ESIC अस्पताल का भी लोकार्पण होगा। जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक के लिए, उसमें ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना भेद है। चाहे आप गैस चूल्हे की ले लो, चाहे आप मकान की ले लो, वो सब जाति बिरादरी को मिला है। मोदी जी का विकास का विजन है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो डिलीवर किया है देश के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो सैन्य के अंदर हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हो, हर जगह उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो कि संभव नहीं लगता था कि 5, 7, 10 साल में जो किया जा सकता है।
शुरुआत बीकानेर रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास की भी होगी। प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। राजस्थान के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम संदेश भी दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, और आम जनता को विकास की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 5550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। वे रेलवे की विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला भी रखेंगे। 500 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विकसित की जाने वाली इस आधुनिक विनिर्माण इकाई में वैगन निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। बहुत सालों से, लगभग 40-50 सालों से एक डिमांड था रेलवे का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोच फैक्ट्री हो, अलग अलग डिमांड्स थे। अब एक इंटीग्रेटेड रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजा करने वाले हैं। वरंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। जैसा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वरंगल विकास के लिए भारत सरकार अलग अलग काम किया है। इसमें वरंगल शहर को स्मार्ट सिटी के नाते नरेंद्र मोदी चुना है। पीएम मोदी का जोर देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर है। इससे स्थानीय रोजगार सृजन और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास में मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ वारंगल से अनुज यादव और बीकानेर से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष के एक साथ जुटने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है तो वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है। 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है, जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और शुभारंभ किया। इनमें रायपुर धनबाद और रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा भी शामिल है। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित हैं। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी, उसमें 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। इसमें जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के रायपुर कोडेबोड़ खंड की 33 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 के बिलासपुर अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली खंड पर निर्मित 4 लेन की सड़क का लोकार्पण शामिल है। यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक की लाग क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे 750 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। पीएम ने 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस कॉरिडोर से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6 लेन की यह सड़क धमतरी की धान बेल्ट, कांकेर की बॉक्साइट बेल्ट और कोड़ा गांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने का प्रमुख मार्ग बनेगी। और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी, ये सड़क वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए इसमें वन्य जीवों की सहूलियत के लिए टनल और एनिमल पासेज भी बनाए जाएंगे। पीएम ने केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस योजना से बड़ी संख्या में गरीब, आदिवासी और दलित समाज के लोगों को बड़ी संख्या में लाभ मिला है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के बाद गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। गीता प्रेस को अपने सामाजिक योगदान के लिए भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मंदिर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकास और आधुनिक इंफ्रा की कड़ी में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखी, तो साथ ही गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को भी रवाना किया। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथों को छापने वाला दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है। प्रधानमंत्री ने चित्रमय शिव पुराण के विशिष्ट अंक का विमोचन भी किया। ये अंक 225 पन्नों का है। साथ ही उन्होंने नेपाली भाषा के शिव पुराण ग्रंथ का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि ये जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है। ज्ञान और शोध का केंद्र गीता प्रेस परिसर में बने लीला चित्र मंदिर में प्रधानमंत्री ने प्रकाशित हो चुके चित्रों की प्रदर्शनी देखी। यहाँ उन सभी चित्रों को सजो के रखा गया है जो ग्रंथों में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने गीता प्रेस के ट्रस्ट सदस्यों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के अमूल्य योगदान को मानवीय मिशन करार दिया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस से गांधी जी का भी भावनात्मक जुड़ाव रहा है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने को प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत का सम्मान बताया। एक समय में
गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे। हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। ये देश की ओर से गीता प्रेस का सम्मान है, इसके योगदान का सम्मान है और इसकी 100 वर्षों की विरासत का सम्मान है। इन 100 वर्षों में गीता प्रेस द्वारा करोड़ों करोड़ों किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आंकड़ा कभी कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है, कोई 90 करोड़ बताता है। ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है। 15 भाषाओं में गीता प्रेस से 1600 प्रकाशन होते हैं। प्रधानमंत्री ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अतुलनीय योगदान बताया। उन्होंने कहा कि भारत में ज्ञान और विरासत को किस तरह आक्रांताओं ने कुचलने का प्रयास किया था। समाज के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय समाज हर बार अधर्म और आक्रांताओं पर विजय हासिल करके आगे बढ़ा। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। समाज और राष्ट्र के विकास में गीता प्रेस के योगदान को प्रधानमंत्री ने सराहा। विकास और आधुनिक इंफ्रा की कड़ी में प्रधानमंत्री ने 498 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखी। यात्रियों को भविष्य में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर, अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा होल्ड बना ले, उस ट्रेन का होल्ड बना ले। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। गोरखपुर में प्रधानमंत्री का ये चौथा दौरा रहा। यात्रा को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री का काफिला जब शहर में दाखिल हुआ तो लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री साल 2021 में गोरखपुर एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। गोरखपुर से उर्मिलेश भट्ट और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और वहीं गोरखपुर के बाद बारी थी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 सालों में सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर काम किया है। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। यही है बदलती काशी का दिव्य और भव्य स्वरूप, जहां विरासत और परंपरा को सहेजा गया है तो वहीं आधुनिक व्यवस्थाएं भी तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान एक बार फिर वाराणसी में 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं,
घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वाराणसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। वहीं सामाजिक विकास की दिशा में 5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर सौंपे। साथ ही 1.25 लाख पात्र लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण वितरण का भी लाभ मिला। इसी के साथ प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें हकीकत से दूर थीं। वे सिर्फ एक परिवार के लिए ही योजनाएं बनाती थी, लेकिन अब बेनिफिट भी डायरेक्ट है और फीडबैक भी डायरेक्ट। जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया। वहीं 3 रेलवे लाइनों का भी लोकार्पण किया, जिसमें गाजीपुर शहर औरिहार रेल लाइन, औरिहार जौनपुर रेल लाइन और भटनी औरिहार रेल लाइन शामिल रही। साथ ही प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सही मायने में अब सामाजिक न्याय हो रहा है और कमीशन लेने वालों की दुकान बंद हो चुकी है। आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर उस तक पहुंचकर उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है? भाई, जब सरकार खुद ही पहुंच रही है तो क्या हो रहा है? कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद। यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान NH-56 के वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन वाली सड़क का लोकार्पण भी हुआ। वहीं वाराणसी में 18 PWD सड़कों का निर्माण और नवीकरणीय, BHU परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स हॉस्टल भवन का निर्माण, ग्राम करसरा में केंद्रीय पेट्रो रासायनिक अभियांत्रिक और प्रौद्योगिकी संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सहित अन्य इंफ्रा विकास योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी हुआ। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में आयुष्मान भारत और पीएम स्वनिधि योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की। मैं सीमा कर्मी बनारस से। ये मेरे शौहर हैं, इनको माउथ कैंसर हो गया था और 1 महीने बाद ब्रेस्ट कैंसर भी हो गया था। बहुत काफ़ी बहुत डिफिकल्ट इनका था और इनका इलाज कराना पॉसिबल नहीं था। तो आपके द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड। कितना समय हुआ? सर अभी 6 महीना भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी कल भी मैं एपेक्स हॉस्पिटल में इनका इलाज तो क्या तंबाकू वगैरह खाते थे? जी, गुटखा खाते थे। अभी तो सब जी हाँ, अब तो अभी बहुत विश्वास आ गया आपको ठीक हो जाएगा। जी। आयुष्मान कार्ड का पता कैसे चला आपको? जी, आयुष्मान का कार्ड जो आशा आती हैं उन्होंने कहा कि आपका वो नाम आया है आयुष्मान कार्ड में, तो वो कैंप लगा था, हम लोगों ने जाके वहाँ से बनवाया। तो वो आयुष्मान कार्ड में एपेक्स हॉस्पिटल में लिखा हुआ था कि आयुष्मान कार्ड द्वारा यहाँ इलाज होता है। तो वो हम लोग लेकर मुफ्त में इलाज हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए क्योंकि हम लोग भी छोटे मोटे काम करने वाले हैं, तो हम लोग पास में इतना नहीं था कि इनका इलाज कर पाते। आयुष्मान कार्ड द्वारा इनका इलाज हुआ, आज के हमारे साथ। बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो एक दिन हम हॉस्पिटल में गए, पता किए तो बोल रहे हैं कि एक पैर का 1 लाख रुपया लगेगा, दोनों पैर का 2 लाख रुपया लगेगा। हमारे पास तो उतना पैसा था नहीं,
तो फिर हम 4-5 साल तक वो बेड पे ही हम थे। हमारी वाइफ कमा रही थी, हमें देख रही थी, मगर एक दिन हमें पता लगा कि आयुष्मान कार्ड का वो भया है, हमारे घर पे आया रहा लिफाफा, तो तो आप 5 साल बिस्तर पे रहना पड़ा? हाँ, प्लास्टर बना रहा, सही नहीं गया, तो फिर उसके बाद 5 साल बिस्तर पे ही थे। तो वाइफ अपना काम कर रही थी, हम अपना थे। फिर आयुष्मान कार्ड हमें मिला, तो आयुष्मान कार्ड की वजह से हम लोग मेडविन हॉस्पिटल में गए, उनको हम दिखाए तो बोले वो बेटा तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए। वही आज हमारा किया, आज एकदम हम दौड़ लेते हैं, काम हम सब कुछ कर लेते हैं। और 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ? 1 रुपया नहीं, बहुत बढ़िया इलाज किया। हाँ, बहुत बढ़िया इलाज किए। औरों को भी बताना नहीं कि भाई कोई बीमार है, गरीब आदमी है। हमारे मम्मी का भी भया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसी से हो गया। किडनी में पकड़े दोनों किडनी में? हाँ, एक लॉकडाउन 10 दिन पहले ऑपरेशन में डिसाइड हुआ, हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से फिर वो 25 तारीख के फिर ये किडनी का ऑपरेशन कर, फिर 25 के 21 दिन। कब से बीमार थी? बहुत पहले से बीमार थी, अब बहुत बड़ा हमारा में। अभी ठीक है? अब एकदम ठीक है, चलत फिरत ही अच्छा से। आपको कोई खर्चा नहीं हुआ? कोई खर्चा नहीं। देखिए, आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के लिए है, और भी कोई गरीब है उनको बताना चाहिए। देखिए, ये कार्ड है, आप इसका लाभ लीजिए। यदि बीमार को कभी घर में भी एक को बीमारी आती है, पूरा परिवार की 2 पीढ़ी खत्म हो जाती है। आपको घर मिल गया? कैसा बनाएगा? अच्छा बना है? तो अभी मेहमान बहुत आते होंगे, बहुत मेहमानों को खिलाना पड़ता होगा। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? घर आ गया और पैसा समय पे मिल गया था? बीच में किसी को देना पड़ा पैसा? नहीं। कितनी कीमत में बना मकान? तो मतलब आप लखपति हो गए? हमारे घरों के साथ कहते ही नहीं होगा आप लखपति हैं। आपको? हम सब पति दोनों दिव्यांग सर, और एक खपमैल में रहते थे सर। पानी गिरता था, सब बैठ कर बिताते थे। 2 हमारे बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी। आपकी कृपा सर, इस समय जो है अच्छे मकान में रह रहे हैं। चलिए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं हमारी। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और बातचीत के बाद लाभार्थी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात को अपने लिए बड़ा लम्हा बताया। लाभार्थियों ने सरकार से मिली सौगात और उससे उनके जीवन में आए बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने आवास के बारे में पूछा, पहला तुम्हारा घर कैसा था, किस स्थिति में तुम रहती थी, तो मेरी जो स्थिति थी मैंने उनको ये वो बताया, इसलिए मुझे वो आवास योजना मिला। उन्होंने कहा पहले से अब बेहतर हैं, तो हमने कहा पहले से जिसका कच्चा मकान था, हम लोग आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पक्के मकान की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके सहयोग से हमको पक्के मकान में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। जो मुझे आवास मिला प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और राशन कार्ड, शौचालय, उसका सबका लाभ है। उस घर में अब हम लोग अच्छे से हैं कि आप लोग का घर बन गया, अब तो आप लोग लाखपति भी हो गए। अब आप लोग को के घर मेहमान भी आते हैं, अच्छे से हैं आप लोग, आपके बाल बच्चे। हम लोग कहा कि हाँ, हम लोग सब आपकी सब देन है। आवास का लाभ मिला सर, पहले कच्चा था। हम जो दिव्यांग है, पति पत्नी दोनों असहाय है सर, और जो है कभी नहीं बनवा पाते पक्का, लेकिन मोदी जी की कृपा से जो है सर, जो मिला है योजनाओं का लाभ, वो जो आज पक्का बन गया, अच्छे से रह रहे हैं, सारी सुविधाएं, 2 बच्चे हैं, और सारे योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। हमने कहा मिल रहा है सर, तो सही बोले, हम मिल रहा है तो कहीं नहीं बताएंगे। मेरा इसके पहले सर बहुत बेकारी घर था, जिससे मिट्टी का घर था, बहुत ही सारी दिक्कतें झेलने पड़ती थी, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। पर अब जब से घर हमें प्रधानमंत्री आवास मिला है, तब से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पूछ रहे थे कि मतलब कैसा आपको लग रहा है, तो हम लोग अपना अनुभव बताएं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिलती है हमें। घर बना करके हम लोग पक्के घर में रह रहे हैं, गर्व से अब कहते भी हैं कि मेरा पक्का घर है। पहले बहुत ही सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता था, पर अब हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है।
और प्रधानमंत्री की अपने लोकसभा क्षेत्र की यात्रा को लेकर वाराणसी के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों ने जगह जगह पर सजावट की, जिससे वाराणसी की छटा कुछ दीपावली जैसी नजर आई। और वहीं ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर टिम बैरो भारत दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों देशों के एनएसए ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। ब्रिटेन के एनएसए ने ब्रिटेन में उच्चायोग और भारतीय राजनयिकों की पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य की 52 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की है। ईडी के अनुसार इस 52 करोड़ की चल और अचल संपत्ति में 7 करोड़ 29 लाख रुपए की 2 प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया, साथ ही राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमीन और फ्लैट शामिल है। इस कुर्की में 44 करोड़ 29 लाख रुपए का कैश और चल संपत्ति है। इसमें से 11,49,000 रुपए मनीष सिसोदिया और 16 करोड़ 45 लाख रुपए ब्रिंदगो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के हैं। ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अभी तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि सिसोदिया को ईडी और सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। देश के 4 राज्यों में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं प्रकाश जावड़ेकर तेलंगाना के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय महासचिव सुनील बंसल को तेलंगाना के लिए सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री के नेतृत्व में उत्तरी क्षेत्र के 14 राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति और कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में विकास के काफी कार्य पूरे हुए हैं। जहां तक चुनाव कराने की बात है, ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। संगठन कार्य विस्तार योजना को लेकर सभी प्रांतों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों से चर्चा की है। जो पार्टी ने पहले कार्यक्रम महासंपर्क अभियान और उससे पूर्व बूथ सशक्तिकरण अभियान, उस पर जानकारी प्राप्त की और भविष्य में आने वाले दिनों में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उस पर सभी प्रांतों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावों के लिए तैयार है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ने करना है। और महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों खेमों में सियासी घमासान जारी है। एनसीपी के अजीत पवार गुट ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के अधिकतर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने अजीत पवार को नेता चुना है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग को 23 जून तक सूचित कर दिया गया था। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने प्रेस वार्ता करके खुद को असली एनसीपी करार दिया। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी 30 जून को बैठक करके अजीत पवार को अपना नेता चुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी दिन सूचना दे दी गई थी। प्रफुल्ल पटेल ने गुरुवार को शरद पवार गुट की दिल्ली में हुई बैठक के फैसलों को बेमतलब बताया।
अब मीटिंग कर लीजिए, मीटिंग में तो सवाल ही नहीं है, मीटिंग तो कोई भी सबको अधिकार है, लेकिन उस मीटिंग के तहत कोई फैसले अगर हुए हैं तो वो फैसलों का कोई मायना नहीं रखता है जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ और फैसला दे दे तो बात अलग है, लेकिन उस मीटिंग का कोई मायना नहीं है। एनसीपी के अजीत गुट का कहना है कि ये मामला पार्टी तोड़ने या किसी अन्य दल में विलय का नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसमें पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने बहुमत से अजीत पवार को अपना नेता माना है। इंट्रा पार्टी इशू है, इसलिए इसमें नंबर अदरवाइज भी आप उस मतलब अननेसेसरी वो चक्कर है कि भाई हम कितने नंबर है, कितना नंबर, यहाँ स्प्लिट नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ मर्जर किसी और पार्टी में नहीं हो रहा है, इसलिए हमको इस मामले में किसी भी प्रकार से कहीं भी कानूनी या संवैधानिक अड़चन नहीं है। उधर राज्य में सियासी गहमा गहमी भी जारी है। शुक्रवार को ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। सीएम शिंदे और राज ठाकरे के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के बदले राजनीतिक हालात में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे अपनी सरकार के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहने की बात कह रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता रीमा पराशर से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और राज्य सरकार के विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया है। अजीत दादा पवार जी ने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और वही देश का विकास कर सकते हैं, वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और हम भी वही कर रहे हैं क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई दोनों ने मिलकर हमें मुख्यमंत्री बना दिया, और अजीत दादा ने भी यही कहा है कि ये सरकार विकास करने वाली सरकार है। तो विकास के मुद्दे पर उन्होंने सपोर्ट किया है और इसलिए सरकार और मजबूत हो जाएगी। इस बीच महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे गुट को उस समय बड़ा झटका लगा जब विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने उनका साथ छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। नीलम गोरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हुई। लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाली नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे को अपना त्यागपत्र भेजा था। ब्यूरो। और मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले में राहुल को मिली 2 साल की सजा को जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक ने बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी। मोदी सरनेम मामले में सूरत की अदालत से सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम था। गुजरात हाई कोर्ट को राहुल की पुनर्विचार याचिका पर फैसला देना था। सुबह 11 बजे फैसले का वक्त था और जब फैसला आया तो राहुल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में निचली अदालत के 2 साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा, जिसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी को मिली मानहानि की सजा बरकरार रहेगी। लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस व्हाट वी जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी, और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है, और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस होगी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। ऐसे में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक न लगाने को उनके साथ अन्याय नहीं कहा जा सकता। दोष सिद्धि न्याय संगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो
फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। आज के फैसले से साफ है कि राहुल गांधी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो जल्द ही फैसले के खिलाफ अपील करेगी। मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए। हम पूरी कानून न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था रखते हैं और उच्चतम न्यायालय में पूरी आस्था रखते हैं। अदालत के फैसले के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो मानहानि के मामले में वो आदतन अपराधी हैं और ओबीसी का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है। बीजेपी ने कहा कि लगता है कि जो राहुल गांधी के मान भाए वो ठीक है, बाकी गलत। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। 2019 में कर्नाटक के कोलर में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाई कोर्ट ने भी उन्हें झटका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने अपनी 51वीं बैठक में पीएम गति शक्ति के तहत सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित 5 परियोजनाओं की सिफारिश की है। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने कहा है कि इस परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में और बेहतर सुधार होने की उम्मीद है। And we have evaluated 85 projects. Projects of 500 crore and more come to us. And we evaluate on the principles of Gati Shakti. Comprehensive approach is being taken for every infrastructure work to promote multimodality. We had 5 projects of MOT. These total to about 15,600 crore rupees, and very interesting projects. One, for example, from Mizoram, which is to bypass the Aizawl city. This will be very beneficial from the point of view of reducing the travel time, travel distance, and also bringing the speed to more optimal level. भारत की G20 अध्यक्षता के तहत व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक 10 से 12 जुलाई तक गुजरात के केवड़िया में होगी। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि इसमें व्यापार बुनियादी ढांचे पर एक सेमिनार का भी आयोजन होगा। For G20 through the 3 events, one is the negotiation round where digitization and MSMEs is the focus. Second, seminar where logistics and MSMEs is the focus, and thirdly, exhibition where our focus will be on logistics, PM Gati Shakti, showcasing that.
दिल्ली में कृषि मंत्रालय का 2 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंडचले ने शिरकत की। चिंतन शिविर में किसान कल्याण की योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले जाने पर चर्चा की जा रही है। किसानों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। कृषि मंत्रालय और आईसीआर दोनों के स्वरूप में देखते हैं तो कई बार हमको अनुभव आता है कि हम एकला विचार करते हैं, लेकिन अगर हमारे विचार में सामूहिकता हो, विचारों का निरंतर आदान प्रदान की प्रक्रिया हो, विचारों में समन्वय हो और हमारे नीति में एक रूपता रहे, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा परिणाम आ सकते हैं। जो लैब में हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जब अलग अलग इंस्टीट्यूशन के प्रेजेंटेशन देखो तो कई बार आश्चर्य होता है ऐसा भी हो रहा है क्या, लेकिन लैब में जो हो रहा है वो लैंड तक पहुंचाने की जिम्मेवारी कृषि मंत्रालय की और राज्य सरकारों की है। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बिगड़े मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए भारी से बहुत भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा सहित 12 राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक देश का अधिकांश पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का सामना करेगा। इसमें बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ओडिशा और बिहार के क्षेत्र शामिल है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के दारमा घाटी में बादल फटने की खबर है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। वहीं राज्य के कई अन्य जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पंजाब की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 12 जिलों में जोरदार बारिश हुई। इस दौरान लुधियाना में 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं जम्मू कश्मीर में बिगड़े मौसम के चलते आज अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। आधार शिविर, बालटाल और पहलगाम दोनों रूटों पर यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका गया है। बारिश से बिहार के कई इलाकों का हाल बेहाल है। वहीं झमाझम बारिश ने दरभंगा नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। शहरों के बीचों बीच सहायक बीटा थाना में भी गंदे पानी का खामियाजा यहां तैनात कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। मजबूरी में पुलिसकर्मी इसी गंदे पानी में जनता की सेवा करने को मजबूर हैं। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए भारी से बहुत भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति की बात करें तो स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। हालांकि कल राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से बजाली, विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर और जोरहाट में पानी भर गया, लेकिन कोई भी नदी खतरे के स्तर से ऊपर नहीं बह रही। ताजा खबरों के मुताबिक आज भी असम के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। असम राज्य आपदा प्राधिकरण के अनुसार 71 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या लखीमपुर, कामरूप और विश्वनाथ में है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो केरल में कई दिनों से जारी बारिश से आज लोगों को कुछ राहत मिली है। राज्य के अधिकांश जिलों को प्रभावित करने वाली बारिश की तीव्रता कम हुई है। प्रशासन ने कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड, कुन्नूर, कासरगोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पथानमथिट्टा, कोट्टायम, कोझिकोड, कुन्नूर, कासरगोड जिलों में शैक्षणिक संस्थानों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। ब्यूरो बालासोर रेल दुर्घटना मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार रेलवे के 3 लोगों को एक विशेष अदालत ने 5 दिन की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार करके अदालत के समक्ष पेश किया था। अदालत ने इन तीनों को सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पर दे दिया। ध्यान रहे कि इन तीनों को आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून को एक भयंकर दुर्घटना हुई थी, जिसकी चपेट में 3 ट्रेनें आ गई थी। हादसे में 290 से ज्यादा लोग मारे गए थे। घटना उस समय हुई थी जब
बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य लाइन की बजाय पासिंग लूप में घुस गई और एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इसके बाद बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस भी पटरी पर पलटे डब्बों से टकरा गई थी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। और वहीं रूस से पिछले करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन की सेना को अब अमेरिका घातक क्लस्टर बम देने जा रहा है। क्लस्टर बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए 120 से ज्यादा देशों ने इस पर बैन लगा रखा है। वहीं यूक्रेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका से मिलने वाले क्लस्टर हथियारों का वो स्वागत करेगा, क्योंकि उनका रूसी बलों पर असाधारण मनोवैज्ञानिक भावनात्मक प्रभाव होगा। 16 महीने बाद भी रूस यूक्रेन की जंग की आग बुझने के बजाय और तेज होती दिख रही है। अब तक ये युद्ध ड्रोन और मिसाइल हमले तक ही सीमित था, लेकिन दोनों देशों के बीच घमासान में अब एक और घातक हथियार की एंट्री होने वाली है, जो जंग में भीषण तबाही मचा सकती है। यूक्रेन के मुताबिक अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को क्लस्टर बमों की आपूर्ति करेगा, जो युद्ध के मैदान में कीव के हमले को नई धार देगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन को क्लस्टर हथियार भेजने पर सक्रियता से विचार कर रहा है, जिसके लिए उसे अलग से कोई घोषणा नहीं करनी पड़ेगी। यूक्रेन प्रशासन ने कहा कि अमेरिका से मिलने वाले क्लस्टर हथियारों का वो स्वागत करेगा, क्योंकि उनका रूसी बलों पर असाधारण मनोवैज्ञानिक भावनात्मक प्रभाव होगा। उधर बुल्गारिया और चेक गणराज्य की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नए सिरे से कीव के लिए सैन्य सहायता का अनुरोध किया। चेक गणराज्य की यात्रा के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि कीव को उनके देश पर आक्रमण करने वाली रूसी सेनाओं से लड़ने के लिए आक्रामक और रक्षात्मक दोनों अभियानों के लिए लंबी दूरी के हथियारों की आवश्यकता है। लंबी दूरी के हथियारों के बिना न केवल एक आक्रामक मिशन को अंजाम देना मुश्किल है, बल्कि ईमानदारी से रक्षात्मक ऑपरेशन करना भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप उचित दूरी तक नहीं पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि यह न केवल हमले के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी सेना के रक्षात्मक आक्रामक कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दरअसल यूक्रेन को दिए जाने वाले पैकेज में क्लस्टर हथियार होंगे, जिन्हें होवित्जर तोपों से भी दागा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले हफ्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से इसी सिलसिले में मुलाकात की थी। इस दौरान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने का सुझाव दिया था। हालांकि यह फैसला तब लिया जा रहा है जब 2008 में 108 देश क्लस्टर बम पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र समझौता पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। उधर 2 दिन पहले ही यूक्रेनी सैनिकों के मकाविका पर किए गए हमले में काफी रूसी सैनिकों के मारे जाने के दावे का रक्षा मंत्रालय ने खंडन किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेनी हमले में सिर्फ एक नागरिक की मौत हुई थी, जबकि 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। इससे पहले यूक्रेन ने अपने दावे में कहा था कि उनके सैनिकों ने रूसी आयुध भंडार को तबाह करते हुए कई सैनिकों को मारने में कामयाबी हासिल की है। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि वह यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके तुर्की समकक्ष तैयब एर्दोगन के बीच तुर्की में होने वाली बैठक के परिणामों पर बारीकी से नजर रखेंगे। बैठक में काला सागर अनाज सौदे के संभावित विस्तार पर चर्चा होगी। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों देशों के प्रमुखों के बीच ये बातचीत कब होगी। क्रेमलिन ने तुर्की के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच भी जल्द संभावित वार्ता के संकेत दिए। हमें यह जानने में दिलचस्पी होगी एर्दोगन और जेलेंस्की किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि एर्दोगन ने विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए बार बार महान प्रयास किए हैं। यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जिसकी राष्ट्रपति पुतिन ने भी सराहना की है। इन सब के बीच दोनों देशों के सैनिक यूक्रेन में कई मोर्चे पर आमने सामने की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में पहले जहां रूसी सैनिकों को बढ़त मिल रही थी, वहीं अब यूक्रेन के सैनिकों को पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की अबाध आपूर्ति की बदौलत जबरदस्त पलटवार करने में कामयाबी मिल रही है। और वहीं कोरोना की दस्तक के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिला। पर्यटन के क्षेत्र पर भी इसका काफी असर देखने को मिला। लेकिन कोरोना के कमजोर पड़ने के बाद जापान के टोक्यो में कई रेस्टोरेंट ने फिर से काम करना शुरू किया। उन्हीं में से एक रेस्टोरेंट वो है जहां ओहतोरी पर्यटकों को जापान के पारंपरिक खेल सूमो से रूबरू कराते हैं।
जापान का पर्यटन उद्योग कोरोना महामारी के प्रभाव से उबरना शुरू हो गया है। 2 साल के कोविड प्रतिबंधों के बाद पर्यटक बड़ी संख्या में जापान का रुख कर रहे हैं। इन पर्यटकों को लुभाने के लिए कई नामचीन सुमो पहलवान भी मैदान में कूद चुके हैं। पर्यटक जापानी कुश्ती के इन सुरमाओं के करतब का लुत्फ अखाड़े के बजाय रेस्तरां में ही उठा सकते हैं। ओहतोरी के जीवन का करीब 2 दशक वक्त जापान की पारंपरिक खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संघर्ष करते हुए बीता, लेकिन अब वो टोक्यो के एक रेस्तरां में उत्सुक पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओहतोरी 6 पूर्व पहलवानों में से एक हैं जो विदेशी यात्रियों को लुभाने के लिए सुमो का हुनर दिखाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह एक रेस्तरां में सुमो का प्रदर्शन करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है इससे विदेशियों और जापानी लोगों दोनों को सुमो की बेहतर समझ होगी। कोरोना के कमजोर पड़ने के बाद जापान ने विदेशी यात्रियों को खींचने के लिए जब वीजा मुक्त यात्रा की शुरुआत की तो टोक्यो में कई रेस्तरां फिर से काम करना शुरू कर दिया। उन्हीं में एक वो रेस्तरां भी है जहां ओहतोरी पर्यटकों को जापान के पारंपरिक खेल सुमो से रूबरू कराते हैं। एक गुंबदनुमा छत के नीचे रिंग बना हुआ है जहां 14 टेबल लगे हुए हैं। पर्यटकों का इसका आनंद लेने के लिए $76 खर्च करना पड़ता है। हाल ही में ओहतोरी जम्बू के नाम से मशहूर अपने प्रतिद्वंदी टोवा नोयामा पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल अद्भुत अनुभव। खाना बहुत अच्छा था, लोग अद्भुत हैं, लड़ाके बहुत ताकतवर हैं और उनमें हास्य की अच्छी समझ है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे खेल हैं जो काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन जापान के पारंपरिक खेल सुमो की प्रतियोगिताओं और सुमो पहलवानों को लेकर लोगों के मन में काफी उत्सुकता रहती है। सुमो पहलवान हमेशा जापान की बाहरी दुनिया के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का विषय रहे हैं। सुमो जापान का राष्ट्रीय खेल है। सुमो पहलवानों को रिकिशी कहा जाता है। कहा जाता है कि सुमो कुश्ती परंपरा 8वीं शताब्दी के आसपास जापान के मठों में प्रचलन में आई और तब इसे सुमाई के नाम से जाना जाता था। इस परंपरा के अनुसार जापान में वसंत ऋतु के आगमन पर सबसे पहले यासुकुनी नामक मठ में चेरी तोड़ी जाती थी, जिसके बाद सुमो फाइट का आयोजन किया जाता था। जापान में सुमो पहलवान किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते हैं। वो खुद को पूरी तरह से कुश्ती के लिए समर्पित कर देते हैं। सुमो के पहलवान जिस जगह कुश्ती के गुर सीखते हैं उसे हेया कहा जाता है। प्रत्येक हेया के अपने नियम और कानून होते हैं। 15-16 साल की उम्र में पहलवानी सीखने के लिए हेया में प्रवेश करते हैं। सुमो पहलवानों को अपनी बॉडी को एक खास शेप में रखना होता है। ये पहलवान आम लोगों से 8 से 10 गुना ज्यादा खाते हैं। उनका वजन करीब 2 क्विंटल तक होता है। वो दिन भर में 7000 से 8000 कैलोरी लेते हैं। सुमो पहलवानों के बीच होने वाला मुकाबला कुछ ही सेकंड तक चलता है और पटखनी खाते ही मैच का फैसला हो जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।